हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाजार से लौटते ही सब्जी का थैला पटककर सोमा बेटी पायल के कमरे की ओर बढ़ गई थी। गुस्से से उसका रोम रोम सुलग रहा था। पायल फ़ोन पर अपनी किसी सहेली से बातें कर रही थी। खुशी उसकी आवाज़ से ही टपक रही थी। मेरे विशेष योग्यता में 4 नंबर कम रह गए हैं। इसका मुझे अफसोस नहीं है, मुझे खुशी है। रानी सभी विषयों में अच्छे अंकों से पास हो गई है, पता है। रानी के रिजल्ट की उससे ज़्यादा बधाइयाँ तो मुझे मिल रही थी। माँ को अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा देख पायल ने सकपकाकर फ़ोन बंद कर दिया था। हाँ, तो इसमें गलत क्या है मम्मा? देखिए ना, इस प्रयोग से सारी लड़कियाँ अच्छे अंकों से पास हो गई है। तेरा रिजल्ट तो गिर गया ना। 4 नंबर कम ज़्यादा होना रिजल्ट उठना या गिरना नहीं होता मम्मा। और वैसे भी इसका रानी की मदद से कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब मेरी देख रेख में कमी रह गई क्या मम्मा? आप बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हैं? आप जैसी केयरिंग मॉम तो कोई हो ही नहीं सकती। बस बस रहने दे। एक तो मना करने के बावजूद तू अपनी दरियादिली दिखाने से बाज नहीं आती, दूसरे मुझसे बातें भी छिपाने लगी है। हमेशा की तरह सोमा का गुस्सा पिघलकर बेबसी में तब्दील होने लगा था और पायल हमेशा की तरह अब भी संयम बनाए हुए थी। उसने सोचा, जिस बात को बताने से सामने वाले को दुख हो रहा हो उसे न बताना ही अच्छा है। सोमा के लिए बेटी की ऐसी हरकतें और बातें कोई अजूबा नहीं थी। पायल बचपन से ही ऐसी थी। कभी अपने लिए कुल्फ़ी मांगकर भूखी नज़रों से ताकती भिखारिन को पकड़ा देती, तो कभी अपना टिफ़िन किसी को खिलाकर खुद भूखी घर लौट आती। सोमा समझ ही नहीं पाती थी कि इन सब के लिए उसे बेटी की पीठ थपथपानी चाहिए या उसे जमाने के अनुसार चलने के लिए सीख देनी चाहिए। अक्सर वह अकेले में पति के सामने अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाती। मुझे तो लगता है हमारे यहाँ कोई सती साध्वी अवतरित हुई है जिसे अपने अलावा सारे जमाने की चिंता है। हर इंसान का सुख का अपना पैमाना होता है सोमा। दुनिया के सारे लोग पैसा या नाम कमाकर ही सुखी हो यह ज़रूरी तो नहीं। हमारी बेटी दूसरे को सुखी देखकर सुखी होती है। आज के मतलब परस्त समाज में यह अव्यवहारिक जरूर लगता है। मुझे उसकी बहुत चिंता रहती है। उसे तो कोई भी आसानी से उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर सकता है। पति के असामयिक निधन के बाद तो सोमा बेटी को लेकर और भी फिक्रमंद हो गई थी। कॉलेज के अंतिम वर्ष में पहुंच चुकी पायल की शादी की चिंता उसे बेचैन करने लगी थी। दूसरों पर सब कुछ लुटा देने वाली इस लड़की के लिए तो कोई दौलतमंद अच्छे घर का लड़का ही ठीक रहेगा। ऐसे में बड़ी ननद पायल के लिए एक अति संपन्न घराने का रिश्ता लेकर आई तो सोमा की मानो मन मांगी मुराद पूरी हो गई। अपने पायल के लिए दिया लेकर निकलोगी तो भी इससे अच्छा घरवर नहीं मिलेगा। खानदानी रईस है। लड़के के पिता तुम्हारे नंदोई को बहुत मानते हैं। यदि ये लोग आगे बढ़कर कहेंगे तो वे लोग कभी मना नहीं कर पाएंगे। वैसे हमारी पायल सुंदर तो है ही और अब तो पढ़ाई भी पूरी हो गई है। भैया नहीं रहे तो क्या हुआ? पायल, हम सबकी जिम्मेदारी है, तभी तो जानकारी मिलते ही हम सबसे पहले तुम्हें बताने चले आए। सोमा ननद का उपकार मानते नहीं थक रही थी। दीदी, मैं एक बार पायल से बात करके आपको जल्द से जल्द सूचित करती हूँ। ननद को रवाना करने के बाद सोमा ने बेचैनी में बरामदे के बीसियों चक्कर लगा डाले थे, पर पायल का कहीं अता पता नहीं था। फ़ोन भी नहीं लग रहा था। स्कूटी रुकने की आवाज़ आई तो सोमा की जान में जान आई। कहाँ रह गई थी तू? घंटों से बाहर चहलकदमी कर रही हो। मैंने आपको बताया तो था, कॉलेज के बाद माया के साथ कुछ काम से जाऊंगी। पायल अंदर आकर कपड़े बदलने लगी थी, लेकिन सोमा को चैन कहाँ था। वह पीछे पीछे आ पहुंची। हाँ, पर इतनी देर लग जाएगी यह कहाँ बताया था। खैर वह सब छोड़, तेरी बुआ आई थी तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर। पायल के कपड़े बदलते हाथ थम गए से। सोमा खुशी से लड़के, परिवार और उसके बिजनेस के बारे में बताए जा रही थी। मम्मा, खाना खाए, बहुत भूख लगी है। पायल ने टोका तो सोमा चुप हो गई। खाने के दौरान भी सोमा रिश्ते की ही बात करती रही, लेकिन पायल ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। खाना खाकर वह थकावट का बहाना बनाकर जल्दी सोने चली गई। सोमा हैरान उसे देखती रह गई थी। यह लड़की है या मूर्ति? अपने रिश्ते की बात को लेकर कितनी उत्साहित हो जाती है।
और इसे देखो, खुद के बारे में तो ना सोचने की मानो इसने कसम खा ली है। सवेरे उठते ही सोमा की फिर वही रात वाली बातें शुरू हो गई थी। मम्मा, मैं अभी कुछ साल नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, उसके बाद ही शादी के बारे में फ़ैसला लूँगी। पायल ने अपनी बात रखते हुए इस एक तरफा बातचीत को विराम लगाना चाहा, पर कल से संयम बरत रही सोमा का धैर्य जवाब दे गया। इतने अमीर परिवार की बहू बनने के बाद तुझे नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी होने की ज़रूरत कहाँ रह जाएगी। यह तो हमारा समय है कि दीदी को तेरा ख्याल आ गया। सोमा को अपनी बात बीच में ही रोक देनी पड़ी, क्योंकि पायल के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आ गया था और वह किसी से बात करने में बिजी हो गई थी। तू चिंता मत कर, क्लास के बाद मैं चलूँगी तेरे साथ रिपोर्ट्स लेने। ज़रूरत हुई तो दूसरे डॉक्टर को दिखा देंगे। तब तक जो दवाई चल रही है आंटी को देती रहना, सब ठीक हो जाएगा। मोबाइल पर बात को ख़त्म करके पायल ने सोमा से कहा, मम्मा, मुझे जल्दी निकलना होगा। माया की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। कल उनकी खांसी और कफ ज़्यादा बढ़ गया। कफ में खून भी आने लगा तो कुछ टेस्ट करवाने पड़े। उसके पापा लंबे टूर पर बाहर हैं। वह बेचारी घबरा रही थी तो मैं साथ हो ली। वहाँ भीड़ होने के कारण ही कल टाइम ज़्यादा लग गया था। अभी भी बेचारी फ़ोन पर रो ही रही थी कि पूरी रात माँ खांसती रही। माँ बेटी दोनों ही पूरी रात जागती रही है। तैयार होते होते पायल ने अपनी बात पूरी की और माँ को बोलने का मौका दिए बिना ही स्कूटी लेकर निकल गई। बेटी के लिए फिक्रमंद सोमा पति की तस्वीर के आगे जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चिंतित और दुखी होने पर अक्सर सोमा ऐसा ही किया करती थी। इससे कुछ पलों के लिए ही सही उसे यह संतोष मिल जाता था कि वह अकेली नहीं है, उसके सुख दुख में कोई और भी उसके साथ है। सोमा को लगा तस्वीर न केवल उसके दर्द को समझ रही है, बल्कि उसे दिलासा भी दे रही है। अपनी बेटी को समझने का प्रयास करो सोमा। मैंने बताया तो था कि सुख को मापने का उसका पैमाना अलग है। कुछ सुकून पाती सोमा घर के कामों में लग गई। पायल को उस दिन लौटने में फिर रात हो गई थी। अगला सूर्योदय सोमा की जिंदगी में नया सवेरा लेकर आया था। आश्चर्यजनक रूप से पायल ने शादी के लिए सहमति दे दी थी। सोमा को जानने की जिज्ञासा तो थी, पर ज़्यादा टटोलने से कहीं बेटी का मन पलट ना जाए, इस आशंका से उसने कुछ ना पूछना ही ठीक समझा। ननद को फ़ोन कर उसने पायल की सहमति की सूचना दे दी। फिर तो आनन फानन सारी औपचारिकताएं पूरी की जाने लगी। सगाई का दिन भी तय हो गया। माँ का उल्लास देख पायल ने खुशी के साथ साथ चिंता भी जाहिर की थी। काम का इतना तनाव मत लो मम्मा, आप बीमार हो जाओगी। आप कहो तो मेरी शॉपिंग का काम मैं माया के साथ जाकर निपटा लूँ। नेकी और पूछ पूछ सोमा ने सहर्ष अनुमति दे दी थी। तय हुआ कि माया को घर बुला लिया जाएगा और सोमा के टेंट वाले के यहाँ से लौटती दोनों सहेलियाँ शॉपिंग के लिए निकल जाएगी। घर में ज्वेलरी आदि रखी होने के कारण सोमा इन दिनों घर सूना नहीं छोड़ना चाहती थी। अगले दिन सोमा समय से घर लौट आई थी। चाबी डालकर दरवाज़ा खोलते ही उसे एहसास हो गया था कि माया आ चुकी है। दोनों बातों में बिजी थी। रसोई में चाय चढ़ाने जाते वक्त पायल के कमरे के आगे से गुजरी तो अंदर धीमी आवाज़ में चल रही बातचीत ने उसके कान खड़े कर दिए। पायल, अन्यथा मत लेना, पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तू पैसे के लालच में किसी और से शादी कर रही है। मैं तो समझती थी कि तू और तनीस। सोमा को लगा उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। वह कान लगाकर दरवाजे की ओर में खड़ी हो गई। कल तनिष मिला था। माया की आवाज़ फिर सुनाई दी। अच्छा, कहाँ, क्या कर रहा था? सुना उसकी नौकरी लग गई। पायल के स्वर की तड़प ने सोमा के साथ साथ माया को भी चौंका दिया था। उसके बारे में जानने की इतनी तड़प क्यों? अभी तो तू कह रही थी तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे सच मत छिपा पायल। जो कुछ मैं तेरी आंखों में देख रही हूँ वही मुझे तनिष की आंखों में भी दिखा था। मैंने उसे तेरी सगाई की बात बताई तो उसे यकीन नहीं हुआ। कहने लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसे ढूंढा तो वह फंक्शन से जा चुका था। मेरा शक अब यकीन में बदलता जा रहा है। उससे 2 दिनों पहले तक तो तू बराबर माँ के टेस्ट वगैरह कराने में मेरे साथ थी। तूने कभी कोई जिक्र ही नहीं किया। या शायद मैं ही इतनी बौखलाई हुई थी कि तुम्हारी मन की स्थिति से अनजान बनी रही। आंटी अब कैसी है?
इतनी देर बाद पायल का स्वर सुनाई दिया था। सोमा को लगा वह शायद बात का रुख पलटने का प्रयास कर रही थी। माँ की तबीयत में काफ़ी सुधार है। मुझे सुकून है कि मैं समय रहते उनका अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकी। तुम्हारे साथ रहने से मुझे मानसिक संबल मिला, वरना उनकी बिगड़ी हालत देखकर एक बारगी तो मैं उम्मीद ही छोड़ बैठी थी। उन दिनों मुझे न कपड़ों का होश था, न खाने का, न सोने का। बस एक ही बात चौबीसों घंटे सिर पर सवार रहती थी, किसी तरह माँ जी जाए। भावुक माया का गला भर आया तो पायल ने उसके हाथ थाम लिए थे। तुम्हारी इसी मातृभक्ति ने तो मुझे इस सगाई के लिए प्रेरित किया है। तुम्हें माँ के लिए रोते कलपते भागते दौड़ते देख मुझे एहसास हुआ कि सहज सुलभ उपलब्ध वस्तु की हम अहमियत ही नहीं समझते। उसे खो देने का एहसास ही क्यों हमें उसकी अहमियत का एहसास कराता है। हम समय रहते उसकी परवाह क्यों नहीं करते। बस मैंने तय कर लिया कि मैं माँ की खुशी के लिए सब कुछ करूँगी। हाँ माया, मैं यह शादी मम्मा की खुशी के लिए ही कर रही हूँ, यह जानते हुए भी कि मैं सुमेश के साथ कभी खुश नहीं रह पाऊँगी। उससे 2 मुलाकातों में ही मुझे समझ आ गया है कि पैसे के पीछे भागने वाले इस इंसान की नज़र में मैं ज़िंदगी भर एक उपभोग की वस्तु मात्र बनकर रह जाऊंगी। जबकि तनीष पर मुझे खुद से ज़्यादा यकीन है। वह सेल्फ मेड इंसान मेरी मजबूरी समझकर मुझे माफ़ ज़रूर कर देगा। मुझे अब ज़िंदगी भर यह संतोष रहेगा कि मैं माँ की खुशी का सबब बनी। उस माँ की जो आज तक मेरे ही लिए सोचती रही, और मैं कितनी नादान थी, सारी दुनिया की परवाह करती रही और अपनी परवाह करने वाले की ओर लापरवाह बनी रही। सोमा में इससे आगे सुनने का साहस ही नहीं रहा था। वह लड़खड़ाते कदमों से जाकर बिस्तर पर लेट गई। अरे मम्मा, आप कब आई, बताया ही नहीं। पायल ने माँ को कमरे में लेटा देखा तो पूछा। बस अभी आई हो, अब तुम लोग बाजार हो आओ। सोमा ने किसी तरह खुद को संभालते हुए उठने का प्रयास किया। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पायल घबराई सी माँ का माथा नब्ज आदि टटोलने लगी। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे नहीं, जरा सी थकान है, अभी ठीक हो जाऊँगी, तुम लोग जाओ। मैं इसलिए आपसे कहती थी काम का ज़्यादा तनाव मत लो। पायल माँ के पाँव सहलाने लगी। पायल, तू अब जा, देख माया भी आ गई है। कोई बात नहीं आंटी, मैं तो फिर आ जाऊँगी। माया जाने लगी तो सोमा ने उसे छोड़कर आने का इशारा किया। दोनों के निकल जाने के बाद सोमा गहरी सोच में डूब गई थी। एक पल को भी इससे मेरा दर्द सहन नहीं हो रहा और मैं इसे ज़िंदगी भर का दर्द देने वाली थी। पायल को जानते समझते हुए भी मैंने कैसे सोच लिया कि पैसा इस लड़की को खुश रख पाएगा। यदि पायल सुमेश के साथ ना खुश रहेगी तो मैं कैसे खुश रह पाऊँगी। पायल की शादी अब वहीं होगी जहां वह सुखी रहे। एक दृढ़ निश्चय के साथ उठकर सोमा पति की तस्वीर के सामने खड़ी हो गई। उसे लगा तस्वीर अचानक मुस्कुराने लगी है, मानो कह रही है, आखिर बेटी ने तुम्हारे सुख का पैमाना बदल ही दिया।